हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो सुहानी। आज हम देखेंगे एड्स के बारे में, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। आइए बिना टाइम लॉस किए देखते हैं। एड्स एड्स क्या है? ये एक बीमारी है। इसी को बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इंग्लिश वर्ड बोलें तो AIDS होता है, और हिंदी वर्ड में भी एड्स ही होता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। एड्स का है फुल फॉर्म, यहाँ पे क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ए का मतलब एक्वायर्ड होता है, आई का मतलब इम्यूनो, और डी का मतलब डिफिशियंसी, इसका मतलब सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है। इसी को देखते हैं आगे। उपार्जित प्रतिरक्षा, ये कहाँ होती है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा में होती है, जो लसिकानु, खासकर लसिकानुकों में पाए जाते हैं, जो जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला टी सेल और दूसरा बी सेल। पहला क्या? तो टी सेल और दूसरा वी सेल। जो पहला है ये टी सेल, वो इसे हम टी सहायक कोशिका कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो टी सहायक कोशिका कहा जाता है। और ये बी सेल है, इसे हम बी सेल ही बोलते हैं। आइए इसी में देखते हैं पॉइंट मेन। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स इक्वाइड। अच्छा, ये जो है ना, हिंदी में लिख दिए हैं। एड्स एड्स को ही यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म इसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी में लिख दिए हैं। क्या लिखा हुआ है? तो एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो किसके लिए उपयोग होता है? तो एड्स के लिए। किसके लिए? तो एड्स के लिए न्यूनतम संलक्षण होता है, के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ, एड्स का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो एड्स का अर्थ प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स का अर्थ प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होता है। क्या? तो जीवन काल में उपार्जित होता है, और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ये मेन पॉइंट है। जो एड्स है वो जन्मजात रोग नहीं है। और हमें पहले तो ये समझना होगा कि जन्मजात रोग किसे कहते हैं। जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप क्रोमोसोमीय विकार या फिर गुणसूत्रीय विकार जिसे आप बोल सकते हो, इसे ये जो होता है वो जन्मजात रोग है। और उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो सिर्फ एड्स को ही बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। लेकिन ये जो एड्स है वो जन्मजात रोग नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को बाद में होता है, इसलिए हम इसे एड्स को जन्मजात रोग नहीं बोलेंगे। और ये क्या है? तो जीवन काल में उपार्जित होता है। तो क्या होता है? तो जीवन काल में उपार्जित होता है। जो जीवन काल है, पूरे जीवन काल तक ये सुचारू रूप से उपार्जित रहता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ जाना कि इधर ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला। तो कब पता चला? तो 1981। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेट ही दिया हुआ रहता है कि ये कब एड्स का पता चला जो।
और जो लगभग पिछले 25 वर्ष में सारे विश्व में फैल गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1981 में तो पता चला, ठीक है, इसका पता चला 1981 में, लेकिन पिछले 25 वर्ष, जो 25 वर्ष पिछले जो 25 वर्ष थे उसमें विश्व में फैल गया। 25 वर्ष के अंदर 1981 में स्टार्ट हुआ और 25 वर्ष के अंदर सारे विश्व में फैल गया। सारे विश्व में फैल गया। क्या हुआ? तो फैल गया, 25 वर्ष के ही अंदर में फैल गया। 1981 में तो पता लगा कि ये एड्स बीमारी है, और 25 ईस्वी में वर्ष में पता चल गया, अरे सॉरी, फैल गया पूरे विश्व में। क्या है? तो और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई। ओ माय, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 वर्ष के अंदर फैला ही, ठीक है, पर 2,50,00,000, क्या? तो 2,50,00,000, ये बहुत बड़ी रकम होती है, पर इतने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2,50,00,000, ये मेन पॉइंट है, आप इसे याद रखना। 2,50,00,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एड्स एक विषाणु रोग है। क्या है? ये एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। एड्स क्या है? तो विषाणु रोग कहते हैं। एड्स को क्या बोलते हैं? तो विषाणु की रोग बोलते हैं, जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है। हाँ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं HIV, जो एड्स के कारक क्या होते हैं? एड्स किसके कारण से होते हैं? तो HIV के कारण से होते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है, कारण से होते हैं। HIV विषाणु के उस समूह में आते हैं जिसे पश्चा विषाणु रिट्रोवायरस कहते हैं। HIV वायरस किसके अंतर्गत आते हैं? तो पश्चा विषाणु रिट्रोवायरस कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। HIV वायरस है जो पश्च विषाणु के अंतर्गत आते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। क्या होता है? तो RNA जीनोम, जो RNA हमारा जो RNA होती है, उसको ढकने के लिए उसे ढकने के लिए ये पश्च विषाणु आवरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्न से होता है। तो एड्स कहीं आप ये मत सोचना कि HIV अलग है और एड्स अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही हैं। पर एड्स जो है वो हम एड्स के कारक मतलब एड्स कैसे हो रहा है व्यक्ति को, तो HIV के कारण से होता है। तो हम एड्स को ही HIV पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान देना। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, ये मेन पॉइंट है। जो HIV वायरस किसके कारण होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से HIV वायरस होती है मैथुन क्रिया के दौरान। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधार से, जो दूषित रक्त है और रुधिर उत्पादों, जो रुधिर का उत्पादों जो है, उसके आधार से भी जो HIV वायरस है ये होने की चांसेस रहती है। और तीसरा पॉइंट, संक्रमित सुइयों की साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले के मामले में, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सुई जो होती है, इंजेक्शन जो होती है, डॉक्टर लोग यूज़ तो कर लेते हैं, पर कई जगह पे देखे जाते हैं कि कुछ डॉक्टर उस सुई को दोबारा से धुल कर और दूसरे व्यक्ति को उपयोग करते हैं।
दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं। पर ऐसा करना कदाचित सही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से गलत भी है, और इससे अगले व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हुआ रहेगा तो दूसरे व्यक्ति में आने की चांसेस होती है। और जो एड्स जो बीमारी है, HIV जो वायरस है, वो भी कुछ इसी तरह से फैलते हैं। इसलिए हमें इन सब को रोकना चाहिए, और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा फैलता है। ऐसा नहीं कि छूने से फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, बस उनके द्वारा उपयोग में लाई गई सामान, जो सुई होती है या फिर कुछ और हो गई, वो सब द्वारा होती है। ब्लेड के द्वारा भी होती है। अगर वो व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, तो अगर वो व्यक्ति क्या बोलते हैं उसे, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो व्यक्ति साधारण है अगर वो उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी फैलती है। और जो अस्तूरा होती है, अस्तूरा क्या, तो जो दाढ़ी बनाने की काम में आती है, वो जो अस्तूरा होती है उसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसीलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, जो क्या लिखा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो संक्रमित माँ है, अगर कोई महिला को ये बीमारी हुई है, अगर कोई फीमेल है, उसे अगर ये एड्स नामक बीमारी हुई है, तो उसके जो अपरा है, क्या, तो अपरा किसे, पहले तो अपरा समझते हैं, अपरा किसे बोलते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़, उसकी जो अपरा होती है, जिससे भ्रूण जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसकी जो जुड़ने वाला अपरा होता है, वो उसके द्वारा, जो अगर महिला एड्स से पीड़ित है तो अपरा के द्वारा भ्रूण को होने की चांसेस रहती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का खतरा है, वह है, क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का खतरा है, वह है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या खतरा है, इसके बारे में दिया हुआ है। पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की ज़रूरत होती है, और संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे को। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन, यहाँ पे छोटा सा ही कुछ आंसर लिखा हुआ है, बट इसे अगर आप कोई और पेज पे नोट करोगे तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी है पर बहुत बड़ी बात है। तो क्या लिखा हुआ है, तो देखते हैं। ये जो मैथुन क्रिया होती है, मेल और फीमेल में जो मैथुन क्रिया होती है, उसके द्वारा बिना सुरक्षित के एड्स होने की चांसेस रहती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो मानक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स जो आप जानते हो, ड्रग्स उसके द्वारा भी एड्स होने की चांसेस रहती है। और ऐसे व्यक्ति जो बार बार रक्त आदान करते हैं, मतलब कि जो आदान किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आदान को पढ़ते हैं। तो आदान किसे बोलते हैं, तो आदान, जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो उसे आदान कहते हैं। अगर आप किसी से ले रहे हो कुछ, तो उसे प्रदान करते हो। नहीं, सॉरी, आदान किसे कहते हो, अगर आप किसी से ले रहे हो उसे आदान कहते हैं, अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसे प्रदान करते हैं। प्रदान, हाँ, प्रदान करना, हाँ, सॉरी, हमसे गलती हो गया। किसी से लेना तो आदान होता है, और किसी को देना प्रदान होता है।
बाय मिस्टेक मुझसे ही हो गई, हम ध्यान नहीं दिए। पर अब ध्यान देना, यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति बार बार रक्त को आदान कर रहा, क्या कर रहा है, तो आदान कर रहा है, बार बार व्यक्ति किसी व्यक्ति से रक्त ले रहा है, तो इसके द्वारा भी एड्स जो है वो फैलने की बहुत बहुत चांसेस होती है। और दूसरा ये जो अभी हम यहाँ पे 4 पॉइंट में बताए थे कि माँ जो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे अगर हुई है तो उसके अपरा द्वारा बच्चों में भी चली जाती है, बच्चों में भी चली जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, HIV वायरस धूले सॉरी धूने नहीं है, ये छूने लिखा हुआ है, यहाँ पे छूने लिखा हुआ है, पढ़ने में मिस्टेक किया। यहाँ पे लिखा हुआ है HIV वायरस छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं होता है, केवल शरीर के ध्रुवित 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 होगा शायद, द्रवों से होता है। ध्रुवित, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसे आप काट देना, ये नहीं है, ये नहीं है, द्रवों से फैलता है। अच्छा यहाँ पे दूषित होगा, सॉरी, यहाँ पे केवल शरीर में दूषित द्रवों से होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे दूषित होगा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया, रॉन्ग नोट हो गया था। रुक जाओ, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे कट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दूषित हो गया, यहाँ पे दूषित था, क्या लिखा हुआ है, तो जो HIV वायरस, HIV वायरस किसे कहते हैं, तो एड्स को ही बोलते हैं HIV वायरस। तो एड्स जो है, एड्स बोलो चाहे तो आप HIV वायरस बोलो, बात एक है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके छूने या फिर उठने बैठने से, जैसे उसके साथ घूम रहे हो, बैठ रहे हो, इन सभी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। उसके जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पसीना हो गया, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसका पसीना अगर आप में टच हुआ या फिर उसके वस्तुओं को इस्तेमाल किए, तब इससे होने की बहुत बहुत 100% चांसेस होती है। अब आगे देखते हैं, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है कि HIV एड्स से प्रभावित व्यक्ति को परिवार तथा समाज से अलग ना किया जाए। ये जो पॉइंट है वो समाज के लिए है। ये जो दिख रहा है क्या आप लोगों को, आई थिंक दिखना चाहिए, बट हम बोल रहे हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हम क्या बोल रहे थे, तो यहाँ जो ये वाला जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, सारे तो मेन पॉइंट ही है, बट ये थोड़ा सा लाइफ के प्रति है। क्या, तो लाइफ के प्रति यहाँ पे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, वो तो ठीक है, वो पीड़ित है, बट अगर किसी के घर में ये बीमारी हो गया तो हम क्या, अगर उसे बीमारी हो गई तो घर से थोड़ी ना बाहर निकाल देंगे या फिर थोड़ी ना उसे समाज से अलग कर देंगे, नहीं, ये गलत है। क्योंकि जहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक देखा जाता है कि जो लोग अगर ग्रसित हो गए हैं, जो व्यक्ति ग्रसित है एड्स से, उसे बाहर निकाल दिया घर से निकाल दिया जाता है, उसके साथ बैठना उठना, मतलब सब कुछ जितने भी काम होते हैं सारे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम उसके साथ रहेंगे, पीड़ित व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो हमें भी हो जाएगा, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें इन बातों को, आप इन बातों को ध्यान में रखें और ये बातों को बहुत 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 ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ऐसा करना गलत है, क्योंकि हम जो व्यक्ति होते हैं वो बेचारे पीड़ित तो होते ही हैं, बट फैमिली वाले या फिर समाज वाले उसे और मतलब उन्हें लगता है, हाँ ठीक है, उन्हें वो सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्या हम HIV वायरस दो जो बोल रहे हैं वो एड्स को ही बोला जाता है HIV वायरस। बस हम रोग को ना बोलकर हम उसके कारक को बोल रहे हैं कि कैसे वो कारक कार्य करते हैं या फिर कैसे फैल रहा है, कारक के ही बारे में बोल रहे हैं। इसलिए आप ध्यान देना कि ये कोई HIV वायरस अलग नहीं है, ये एड्स को ही बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। संक्रमण संक्रमण होने तथा एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीने से लेकर कई वर्ष, प्रायः 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या लिखा? अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, जिसे एड्स हुआ है, वो पीड़ित है व्यक्ति, तो उसे तो जब हुआ रहेगा तो पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके लक्षण जो है वो 5 से 10 वर्ष के अंदर पता चलता है। उसके बाद पता चला या अंदर प्रायः 5 से 10 वर्ष के बाद पता चलता है, इसके बाद पता चलता है, क्योंकि ये जो लक्षण है वो जल्दी दिखता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसका बदन गर्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी हुई है तो उनका गला दर्द करने लगे, बट ये इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो संक्रमण होने तथा एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच जो एड्स के लक्षण हुए हैं या फिर संक्रमित हुआ है व्यक्ति, तो कुछ महीनों के बाद थोड़ा बहुत पता चलता है। बट जब थोड़ा बहुत नॉर्मल सोचते हैं व्यक्ति कि हाँ नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल ये वो, बट 10 या 5 वर्ष के बाद पता चलता है कि हमें ये हुआ है। फिर क्योंकि उस स्टेज पे पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाती है, जो एड्स के जितने भी विषाणु होते हैं वो विकसित हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो संक्रमण को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रोकथाम को पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भिक्षकान। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा पर हम बोल रहे हैं, जो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बृहद भक्षाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहाँ उसका आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्शन प्रकीर्णन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन रिप्लिकेशन द्वारा विषाणवीय DNA बनाता है। क्या लिखा है? छोटा सा है बट इसमें बहुत सारा अटैच है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति से शरीर में आ जाने के बाद, अगर कोई व्यक्ति है उसके शरीर में ये विषाणु आ गए हैं तो मैक्रोफेज अवस्था में प्रवेश करते। सबसे पहले कौन सी अवस्था में प्रवेश करते? तो मैक्रोफेज अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां उसका आरएनए जीनोम क्या, तो आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया क्या, तो विलोम मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि DNA से आरएनए से प्रोटीन बनना, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन, इसी को कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं बोला जा रहा है। तो प्रकीर्णन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से प्रतिकृति रिप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। क्या बनाता है? तो विषाणुवीय DNA बनाता है, विषाणुवीय DNA बनाता है। इसी में आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको सॉरी नहीं दिख रहा होगा बट आप ध्यान देना, हम बोल रहे हैं जो समझ जाना। यह विषाणुवीय DNA पर कोशिका में संवृत होकर संक्रमित कोशिका को विषाणुकण पैदा करने का निर्देश देता है। क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसकी जो DNA होती है उसमें ये विषाणु, जो HIV वायरस की जो कुछ जीवाणु होती है वो जाकर जीवाणु नहीं बोलेंगे, जीवाणु अलग होते हैं, विषाणु अलग होते हैं। तो इसमें क्या बात हो रही है? तो विषाणु की बात हो रही है, ध्यान देना।
जो विषाणु है वो जाकर डीएनए को प्रेरित करती हैं, कोशिकाओं को प्रेरित करती है क्या, तो जो इसके कुछ घटकों को बनाने के लिए कि हमारी वृद्धि कोशिकाओं द्वारा ही इसकी वृद्धि होती है। इसी में देखते हैं, उसी में देखते हैं, संक्रमण में देख रहे हैं। फर्स्ट अभी सॉरी थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट नहीं थर्ड है। बृहद भक्षाणु, क्या लिखा हुआ है, तो बृहद भक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह यह HIV फैक्टर की तरह कार्य करते, किसके तरह कार्य करते, तो HIV फैक्टर किसके द्वारा किसके तरह कार्य करते, तो HIV फैक्टर के द्वारा कार्य करते हैं बृहद भक्षाणु। अब रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे, इसका रोकथाम के कैसे होता है। और आप ध्यान देना, रोकथाम के बारे में बस छोटी सी पॉइंट है, क्योंकि ये जो किसी हद तक ये जो रोग होते हैं बहुत विशालोकाय ये बीमारी है, पर इसका जो इलाज है वो आज तक हुआ है इसका। अब तो देखते हो आप, ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो गए हैं जिससे इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, बट उतना भी नहीं, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसका जल्दी कोई इलाज नहीं होता। अगर शुरू में फर्स्ट बार हुआ है तो ठीक है, ठीक कर देगा, बट जब पूरा लास्ट स्टेज पे आ गया है तब किसी हद तक ठीक ना होने की चांसेस होती है। तो देखते हैं इसी में, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हम तो बोल रहे थे कि ठीक भी हो सकता है, बट ठीक नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक नहीं हो सकता। किस स्टेज पे ठीक नहीं हो सकता, जब अगर व्यक्ति को फर्स्ट बार हुआ, सॉरी हर व्यक्ति को तो फर्स्ट ही बार होता है, हम गलत बोल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को हुआ है ये बीमारी और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस कुछ दिन 1 मंथ 2 मंथ हुए हैं, तब इसका इलाज है। पर अगर 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए हैं तब इसका इलाज नहीं है, इसकी इलाज कुछ नहीं होती। क्या लिखा हुआ है, तो एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, क्या, तो ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसकी 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पे हम 2 बार लिख दिए हैं, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपयोग है। रोकथाम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, रोकथाम हम जो जितने भी हम बताएं कैसे फैल रहा है, कैसे कोई व्यक्ति मतलब ये मैथुन क्रिया या फिर किसी का व्यक्ति का जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी समान उपयोग कर रहे हैं, या फिर एनीबॉडी कुछ भी, इन सभी को हम करने से रोकना चाहिए, तभी हमें इस बीमारी से बचाव मिल सकता है। क्योंकि हो जाने के बाद ये ठीक होने की नहीं रहती है, मतलब ठीक होने की चांसेस बहुत कम रहती है पर बहुत कम रहती है। इसलिए रोकथाम की ही सबसे उत्तम उपयोग है। सबसे उत्तम उपयोग तो रोकथाम, क्या बोलेंगे, तो रोकथाम बोलेंगे। इसके अलावा HIV संक्रमण संचेतन, क्या लिखा हुआ है, तो संचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण पर फैलता है। अच्छा, यहाँ पे पिछला पॉइंट ही है, आप इसे ध्यान देना, पिछला ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो HIV संक्रमण है वो संचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण पर फैलता है। HIV आप एड्स को ही बोल रहे हो, HIV तो सॉरी एड्स के कारक को बोल रहे हो HIV, तो जो एड्स के कारक हैं वो HIV के कारण ही होते हैं, तो ना कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजान है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है जो निमोनिया और टाइफाइड के द्वारा नहीं होती है, ये किसके द्वारा होती है, तो HIV
के द्वारा एड्स होती है। ये हो गए आपके एड्स के टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब हम जो जितने भी पॉइंट बताए हैं आप इसे नोट कर लें और याद कर लेना, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो। थैंक यू।